नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपने चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएसटी का सीरीज चल रहा है, एमसीक्यू सीरीज, और पीवाईक्यू भी चल रहा है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। कभी कभी मैं इससे भी वीडियो डालती हूँ बीच बीच में, क्योंकि ये भी हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं 30 पीवाईक्यू लाई हूँ जो दिसंबर 2021 में पूछे गए पीवाईक्यू से है। तो चलिए देर न करते हुए अब स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट है, विकास और अधिगम के संबंध के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। विकास एवं अधिगम के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है, तो वो कथन आप पढ़ेंगे। कथन में बोल रहे हैं अधिगम का विकास से कोई संबंध नहीं है। ये जो अधिगम का विकास से कोई संबंध नहीं है, क्या ये कथन सही है। बी बोल रहा है विकास और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। केवल विकास ही अधिगम को निर्धारित करता है। फिर सेकेंड में केवल अधिगम ही विकास को निर्धारित करता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सब इस संबंध के बारे में सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ये भी फर्स्ट वाला जो है ये भी सही बोल रहा है कि अधिगम का विकास से कोई संबंध नहीं है। संबंध तो है, कैसे नहीं होगा, अधिगम विकास से संबंध बिल्कुल है। बट सबसे उपयुक्त जो पूछ रहा है आपका, विकास और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सबसे उपयुक्त इसमें से कौन सा होगा, विकास और अधिगम एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, 20 का राइट आंसर। बाकी ये दोनों गलत है, ये दोनों एक दूसरे के संबंध में है। तो नेक्स्ट चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। फर्स्ट है केवल वंशानुगत है, आनुवांशिकता, केवल आनुवंशिकता, सामाजिक अंतःक्रिया, या केवल शारीरिक परिपक्वता, या केवल अनुकरण। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें केवल आनुवंशिकता बिल्कुल नहीं होगा, केवल परिपक्वता नहीं होगा शारीरिक, केवल अनुकरण भी नहीं होगा। सामाजिक अंतःकरण ये इसका सबसे उपयुक्त आंसर है, सामाजिक अंतःकरण। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक शिक्षक बच्चों को समस्या का समाधान स्वयं खोजने के अवसर देता है, यह किस दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इसमें शिक्षक बच्चों को समस्या का समाधान स्वयं खोजने को बोलता है। तो बताइए कि इस दृष्टिकोण में किसका बढ़ावा मिल रहा है। क्या रटकर सीखने का मिल रहा है, तो बिल्कुल नहीं। सक्रिय अधिगम है या निष्क्रिय अधिगम है या दंड आधारित अधिगम है। दंड तो नहीं होगा और निष्क्रिय भी नहीं होगा। कौन सा इसका राइट आंसर होगा, ये तो बहुत ईजी है, सक्रिय अधिगम होगा। राइट आंसर बी। पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चा सामान्यतः किस अवस्था में होता है। जो 7 से 11 ईयर के बच्चे हैं वो किस अवस्था में होते हैं, तो आप बता सकते हैं। ये तो बहुत ईजी है। क्या संवेदीगामक होता है, पूर्व सक्रियात्मक होता है, मूर्त सक्रियात्मक होता है, या औपचारिक सक्रियात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये मूर्त सक्रियात्मक होता है। राइट आंसर इसमें आपका सी, मूर्त सक्रियात्मक। 7 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार जब बच्चा नई जानकारी को अपनी पूर्व मानसिक संरचना में शामिल करता है तो इसे क्या कहा जाता है। बोल रहे हैं कि यहाँ पर कि जो पियाजे हैं वो बच्चा को बोल रहे हैं कि बच्चा नई जानकारी को अपनी पूर्व मानसिक संरचना में शामिल करता है। मतलब कि पूर्व मानसिक संरचना में वो क्या करता है, शामिल मतलब मिक्स करके वो जानकारी को लेता है, पहले से रिलेट करके। तो इसको क्या बोलेंगे, तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, अपने आप रिलेट कर रहा है किसी पहले वाली चीज़ को अभी वाले चीज़ से। तो इसमें क्या हो जाएगा, समायोजन हो जाएगा, या आत्मसातीकरण हो जाएगा, संरक्षण हो जाएगा, केंद्रीकरण हो जाएगा। तो सबसे अच्छा आपको कौन लग रहा है, तो आपको पता है कि खुद से ये कर रहा है बच्चा, तो आत्मसातीकरण हो जाएगा। इसमें राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 5 वर्ष का बच्चा वस्तुओं को आकार के आधार पर क्रम में लगाता है, यह किस संज्ञानात्मक कौशल का उदाहरण है। तो ये आकार के अनुसार, तो ये बताइए आकार से हो रहा है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। वर्गीकरण कर रहा है, क्रमबद्धीकरण कर रहा है, अनुकरण कर रहा है, या संरक्षण कर रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये क्रमबद्ध में लगा रहा है, क्रमबद्ध तैयार कर रहा है, इसलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एक बच्चा 5 वस्तुओं को अलग अलग रंगों के अनुसार समूहित करता है, मतलब समूह में उसको अलग करता है, यह किस क्षमता को दर्शाता है। तो ये भी क्या है, ये आपका बहुत ईजी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अलग अलग, मतलब ये वर्गीकरण कर रहा है, एक समान यहाँ 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 अलग अलग उसको कर रहा है। तो ये वर्गीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए वर्गीकरण कर रहा है। वाइगोत्स्की का निकटस्थ विकास का क्षेत्र मुख्यतः किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चा जो कार्य अकेले कर सकते हैं उसे कहा जाता है, या बच्चा जो कार्य कभी नहीं कर सकता है उसे कहा गया है, या सहायक
का मिलने पर बच्चा जो कार्य कर सकता है उसको कहा जाता है, या केवल शारीरिक विकास को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका निकट विकास का क्षेत्र क्या होता है, जब जैसे कि बच्चा साइकिल चला रहा है और साइकिल चला उससे नहीं आ रहा है, थोड़ा आता है लेकिन वो डर रहा है, लेकिन अगर किसी से उसे हेल्प मिल जाता है तो साइकिल को अच्छे से वो चला पा रहा है। तो ये हो गया आपका निकटस्थ विकास का क्षेत्र। तो ये होगा सहायता मिलने पर बच्चा जो कार्य कर सकता है उसी को बोला गया है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सहायता मिलने पर बच्चा जो कार्य कर सकता है, सॉरी ये तो नेक्स्ट देखिए 9 नंबर का, सीखने में इसके फोल्डिंग का अर्थ क्या है, सीखने में, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका बच्चे को सीखने में उचित सहायता देना और धीरे धीरे उसे कम करना। पहले सहायता करना और धीरे धीरे उसे खुद को छोड़ देना, तो इसी को बोला जाता है इसके फोल्डिंग बोला जाता है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास मुख्यतः किससे संबंधित है। नैतिक विकास किससे संबंधित, शारीरिक वृद्धि से, नैतिक तर्क से, भाषा विकास से, या वृद्धि मापन से। तो बहुत ईजी है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नैतिक तर्क से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बच्चा केवल दंड से बचने के लिए नियमों को का पालन करता है। कोहल वर्ग के अनुसार यह किस स्तर से संबंधित है। तो ये किस स्तर से संबंधित है। तो इसका देखिए पूर्व पारंपरिक स्तर से संबंधित है, या पारंपरिक स्तर, या उत्तर पारंपरिक स्तर, या सामाजिक स्तर से है। केवल दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करना, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा पूर्व पारंपरिक स्तर। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो क्या होती है। तो देखिए जब बालक केंद्रित आपका कक्षा होगा तो उसमें बच्चे को छूट दिया जाता है खुद अपना हेल्प करने का, खुद सोचने का, क्रिएटिव थिंकिंग करने का उसे खुद दिया जाता है। तो इसमें क्रिएटिव माइंड डेवलप होता है। तो आप बोल सकते हैं केवल व्याख्यान देना, तो ये गलत हो जाएगा। नियंत्रण करना की, तो बिल्कुल नहीं। मार्गदर्शक एवं सहायता की, या केवल परीक्षण की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्गदर्शक। वहाँ पर शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक होगा या सहायता करेगा, बच्चे खुद अपना काम करेंगे, तो इसे बाल केंद्रित कक्षा कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी बच्चे की सीखने की गति धीमी है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप शिक्षक बन रहे हैं तो खुद अपना माइंड से समझ सकते हैं सेंसर को, उसे कक्षा से अलग कर देना चाहिए। बिल्कुल नेगेटिव चीज़ बोल रहा है उसे बार बार दंड देना चाहिए, दंड की तो बात कहा नहीं गया है। उसकी आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त सहायता देनी चाहिए, या फिर उसे पढ़ाई से मुक्त कर देना चाहिए। ये भी आपका गलत है। यहाँ तो आपका अपने से ही आंसर दिख गया, कौन सा सही है, सी इसका राइट आंसर। उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे हेल्प करना चाहिए। राइट आंसर सी है। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। समावेशी शिक्षा वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है उसकी उद्देश्य। तो देखिए केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, तो ये आपका गलत है। सभी बच्चों को एक साथ सीखने के अवसर देना, ये सही है। कमज़ोर बच्चों को अलग करना, तो ये बिल्कुल नहीं है। समावेशी मतलब सबको मिलाकर के वहाँ सिखाने, केवल दिव्यांग बच्चों के लिए अलग विद्यालय बनाना, ये भी गलत है। समावेशी मतलब कि सबको एक साथ रख के पढ़ाना, मतलब सभी बच्चों के साथ में सीखने का अवसर देना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सभी बच्चों को साथ में, एक शिक्षक कक्षा में विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करता है, यह किसका उदाहरण है। एक शिक्षक कक्षा में विभिन्न भाषाओं और संस्कृति, तो ये विविधता में एकता हुआ, तो ये किसका उदाहरण है। सांस्कृतिक समावेशन का है, सामाजिक बहिष्करण का है, या प्रतियोगी अधिगम का है, दंडात्मक शिक्षा का है। तो दंडात्मक शिक्षा नहीं हो जाएगा, प्रतियोगी अधिगम बिल्कुल नहीं होगा, सामाजिक बहिष्करण बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसमें सामाजिक को स्वीकार किया है। तो हो जाएगा सांस्कृतिक समावेशन, सभी संस्कृति को एक साथ सम्मान करना। तो ये राइट आंसर इसका आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट, बहुसांस्कृतिक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो बहुसांस्कृतिक में क्या करना चाहिए, सभी को अपनाना चाहिए। तो केवल बहुसंख्यक संस्कृति को वहाँ देना बिल्कुल नहीं, सभी संस्कृतियों का सम्मान करना ये बिल्कुल सही है। बच्चों को उसकी संस्कृति बताने से रोकना बिल्कुल नहीं, सांस्कृतिक अंतर को समस्या मानना बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर इसका एलिमिनेट हो गया, बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है का प्रमुख उद्देश्य क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है, केवल अंतिम अंक देना, ये तो बिल्कुल गलत, नेगेटिव बता रहा है। सीखने के दौरान सुधार के लिए प्रतिपुष्टि देना, बच्चों को रैंक देना बिल्कुल नहीं, केवल असफल बच्चों की पहचानना बिल्कुल नहीं, सीखने के दौरान सुधार के लिए प्रतिपुष्टि देना। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि शिक्षक बच्चों की गलतियों का विश्लेषण करके अपनी शिक्षण रणनीति में बदलाव करता है तो यह किसका उदाहरण है। तो यह किसका उदाहरण है, तो दंडात्मक मूल्यांकन का है, गलत हो जाएगा। मूल्यांकन का शिक्षण में उपयोग, केवल योगात्मक मूल्यांकन बिल्कुल नहीं, मानकीकृत परीक्षण। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर,
तो इसका राइट आंसर आप खुद ही देख सकते हैं, मूल्यांकन का शिक्षण में उपयोग। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बच्चा बार बार गलत उत्तर देता है, शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त प्रक्रिया क्या होगी? बार बार जब गलत कर रहा है तो शिक्षक वहाँ पर क्या अपनाएंगे? उसे कमज़ोर घोषित करना? बिल्कुल नहीं, ये तो करना नहीं है। उसे उत्तर को बिना देखे सही बता देना, उसके उत्तर को बिना देखे सही बता देना, ये भी नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल गलती के कारण को समझकर उचित सहायता देना, बिल्कुल सही है। उसे कक्षा से बाहर करना, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा? शिक्षक को उसके कारण गलती क्यों कर रहा है, उसको कारण को ढूंढना होगा और कारण के अनुसार उसे हेल्प करना होगा। तो राइट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट, बच्चों की गलतियों को सीखने की प्रक्रिया में किस प्रकार देखा जाना चाहिए? सीखने की प्रक्रिया में कैसे देखना चाहिए? तो असफलता के प्रमाण के रूप में, तो ये बिल्कुल गलत है। सीखने के अवसर के रूप में तो बिल्कुल सही है। अनुशासनहीनता के रूप में, ये नेगेटिव चीज़ है। बुद्धि की कमी के रूप में, बिल्कुल गलत। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? बी। राइट आंसर बी हो जाएगा। एक शिक्षक विद्यार्थियों को खुला प्रश्न देता है, यदि आप प्रधानाचार्य होते तो विद्यालय में क्या बदलाव करते? या किस क्षमता को बढ़ावा देता है? तो ये किस क्षमता को बढ़ावा देता है? मतलब कि उसे सोचने का, क्रिएटिव थिंकिंग करने का अवसर दे रहा है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, रटने की क्षमता बिल्कुल नहीं। सृजनात्मक चिंतन, तो ये हो रहा है क्योंकि सृजनात्मक चिंतन होगा, अपने मन से सोचेगा बच्चा, क्रिएटिव माइंड लगाएगा उसमें। केवल स्मृति बिल्कुल नहीं, नकल करने की क्षमता बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर इसका सृजनात्मक चिंतन होगा। नेक्स्ट, समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना है बच्चे में, तो शिक्षक यहाँ पर क्या कर सकते हैं? सभी समस्याओं के उत्तर स्वयं बताना चाहिए? बिल्कुल नहीं, स्वयं बता ही देंगे तो फिर बच्चे क्या सोचेंगे? बच्चे को विभिन्न समाधान खोजने के अवसर देना, बिल्कुल अवसर जहाँ दिया जा रहा है वो एकदम सही होगा। केवल पुस्तक के उत्तर याद करवाने की में सहायता, बिल्कुल गलत है। गलत उत्तर देने पर दंड देना, बिल्कुल गलत है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा का अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभिप्रेरणा है उसका अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, क्या प्रभाव? अधिगम को प्रभावित नहीं करती है, बिल्कुल करती है, गलत है ये। सीखने की रुचि और प्रयास को बढ़ा सकती है। सीखने की रुचि और प्रयास को क्या बढ़ा सकती है? अगर उसे अभिप्रेरणा मिले, मोटिवेशन मिले, तो वो सीखने की रुचि और प्रयास को बढ़ा सकती है, बिल्कुल सही है। केवल परीक्षा के समय प्रभाव डालती है, बिल्कुल गलत है। केवल शारीरिक विकास को प्रभावित, बिल्कुल गलत है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है? आंतरिक मतलब खुद से अभिप्रेरणा, खुद का मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा फर्स्ट है, पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, नहीं। दंड से बचने के लिए पढ़ना, बिल्कुल नहीं। विषय में रुचि होने के कारण पढ़ना, बिल्कुल सही। आंतरिक अभिप्रेरणा, खुद सेल्फ मोटिवेट रहोगे तो विषय में रुचि होने के कारण पढ़ना, न कि दूसरे लोग मोटिवेट किया और उस चीज़ में मन लगाया, ये बहुत दिन तक नहीं चलता है। सेल्फ मोटिवेशन आपको बहुत आगे करेगा। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी का राइट आंसर। अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ना, बिल्कुल नहीं। सी का राइट आंसर हो जाएगा। बुद्धि के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण क्या मानता है? बुद्धि के संबंध में, तो देखिए, बुद्धि हमेशा स्थिर होता है, क्या ये मानता है? तो बिल्कुल नहीं, बुद्धि हमेशा स्थिर रह नहीं सकता है। केवल आईक्यू ही बच्चे की सभी क्षमताओं को बताता है, बिल्कुल नहीं। बच्चों में विभिन्न प्रकार की क्षमताओं हो सकता है, केवल बुद्धि केवल जन्म में से निर्धारित होती है, बिल्कुल नहीं। बच्चों में विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हो सकती है, यही बताता है बुद्धि। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समूह में मिलकर समस्या हल करने देता है, इससे पूर्णतः क्या विकसित होता है? तो इससे क्या हो जाएगा? सामाजिक कौशल, बिल्कुल सही बता रहे। केवल स्मरण शक्ति नहीं, केवल सीखने की गति नहीं, केवल प्रतिस्पर्धा नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सामाजिक कौशल। नेक्स्ट, लिंग के आधार पर बच्चों को अलग अलग कार्य देना किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? तो यहाँ पर कौन सा दृष्टिकोण को दर्शाता है? लैंगिक समानता या लैंगिक रूढ़िबद्धता या समावेशी शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा? यहाँ पर पूछ क्या रहा है? लिंग के आधार पर बच्चों को अलग अलग कार्य देना, तो लिंग के आधार पर दे रहा है यहाँ पर, इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो यहाँ बोल रहा है लिंग के अनुसार अलग अलग कार्य देना, तो ये क्या किसका राइट आंसर हो जाएगा? लैंगिक रूढ़िवादिता का ये उदाहरण है। नेक्स्ट, 20 का राइट आंसर। एक शिक्षक लड़के और लड़की दोनों को विज्ञान प्रयोग में समान अवसर देता है, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो बिल्कुल सही बात है, लैंगिक समानता को दर्शाता है। और लैंगिक भेदभाव तो होगा नहीं, प्रतिस्पर्धात्मक अधिगम होगा नहीं, अनुशासनात्मक शिक्षा होगा नहीं, तो यहाँ लैंगिक समानता हो जाएगा। राइट आंसर ये हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है पूर्व ज्ञान? तो इससे नया ज्ञान पुराने अनुभवों से जुड़ता है, बिल्कुल सही है। आगे, इससे बच्चे केवल पुराने उत्तर दोहराते हैं, नहीं। इससे शिक्षा की भूमिका समाप्त हो जाती है, बिल्कुल नहीं। इससे मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल गलत है। इसमें क्या होता है? पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़कर पढ़ा जाता है, तो ये अनुभव होता है कि रिलेट कर पाता है बच्चा। तो राइट आंसर इसका ए होगा। अगला है
अर्थपूर्ण अधिगम सबसे प्रभावी रूप से कब होता है? अर्थपूर्ण जो अधिगम है सबसे ज़्यादा प्रभावी कब होता है? जब बच्चे केवल तथ्यों को याद करते हैं? तो बिल्कुल नहीं। जब नया ज्ञान बच्चों के अनुभव और पूर्व ज्ञान से जुड़ता है। क्या ये सही होगा? या जब शिक्षक लगातार व्याख्यान देता है, या जब बच्चों को केवल गृह कार्य दिया जाता है? बिल्कुल गलत। तो जब नया ज्ञान बच्चों के अनुभव और पूर्व ज्ञान से जुड़ता है, तब ये सबसे प्रभावी होता है, अर्थपूर्ण अधिगम होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, आज का 30 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। और आप बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ है 30 आउट ऑफ। और ये PYQ है, ऐसे ही PYQ सीरीज आते रहेगा, CDP का भी, और सारे जितने भी SST का सब्जेक्ट है उसके भी आते रहेंगे PYQ। और हमने अभी तक जितना भी डाला है सारा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और जो सीटेट और जेटेट में पूछे जाते हैं या किसी भी डेट में पूछे जाते हैं उसे भी मैं धीरे धीरे उसमें इंक्लूड करके ला रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देते रहिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी मेहनत करूँगी इस पर, और आपको ऑथेंटिक चीज़ ही दूंगी मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट में आप ज़रूर बताएं अपना स्कोर।